इस भाग में हम दबाव का सामना करने की तकनीकों और सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने संबंधी कारकों का अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं दबाव का सामना करने संबंधी युक्तियों पर। कोपिंग विथ स्ट्रेस। 3 तरह की युक्तियां देखी जाती हैं। पहली युक्ति है कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, दूसरी युक्ति है संवेग अभिविन्यस्त युक्ति और तीसरी युक्ति है परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के अंतर्गत स्ट्रेस से संबंधित हम कोई कार्य या टास्क पर फोकस करते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि हम किसी कार्य को करने से संबंधित समय सारणी बनाते हैं। दूसरी युक्ति हो सकती है हमारे अपने इमोशंस, हमारे संवेगों पर आधारित। हम अपने भाव, हम अपने इमोशंस को नियंत्रित करने के तकनीकें सीखते हैं। और तीसरी युक्ति जो आमतौर पर कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं वह है परिहार संबंधी, यानी हम तनाव को स्वीकार ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं हैं कि तनाव है, हम उसको अवॉइड कर आगे बढ़ते हैं। इन 3 युक्तियों के अतिरिक्त लेज़ारस व फोकमैन ने सामना करने को गत्यात्मकता के साथ देखा, गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा। सामने करने की युक्तियों को उन्होंने 2 अलग तरह से बताया। पहला समस्या केंद्रित युक्ति और दूसरा संवेग केंद्रित युक्ति। यदि हम बात करें कि इन युक्तियों के अतिरिक्त हम किस तरह से कौन कौन सी प्रसिद्ध तकनीकें हैं उनकी हम चर्चा करें, तो सबसे पहले विश्रांति तकनीकें आती हैं। रिलैक्सेशन तकनीक। रिलैक्सेशन तकनीक में ये तकनीकें भी कई तरह की हैं, जैसे एक सुप्रसिद्ध तकनीक है जैकबसन का मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे एक अन्य तकनीक है BRT, बिहेवियरल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। तकनीक कोई भी हो, कोशिश यह होती है कि रिलैक्सेशन एक सक्रिय कुशलता है, सक्रिय कौशल है और इस सक्रिय कौशल से दबाव के लक्षणों में कमी आती है। उच्च रक्तचाप को कम किया जा सकता है और जब हम यह तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो प्रारंभ हम शरीर के निचले हिस्से से करते हैं, जैसे कि हमारे पैर के पंजे को हम विश्रांत अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे हम घुटने की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने पेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, सीने की तरफ आगे बढ़ते हैं और अंत में हम मुख की, हमारे चेहरे के पेशियों तक पहुंचते हैं। गहरी सांस लेते हैं और पेशियों को शिथिल करना होता है और इस तरह से हम रिलैक्सेशन करते हैं। दूसरे तरह की टेक्निक हैं ध्यान प्रक्रियाएं, मेडिटेशन। ध्यान की योग विधियां जो सीखे गए निश्चित क्रम में उपयोग में लाई जाती हैं। ध्यान को पुनः केंद्रित कर चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न की जाती है। ध्यानकर्ता बाहरी उद्दीपकों से अवभिज्ञ हो जाता है और वह एक सकारात्मक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है। अगली विधि है जैव प्रतिप्राप्ति विधि। इस विधि को बायोफीडबैक विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हमारे शरीर क्रियात्मक पक्षों का मॉनिटरिंग की जाती है, परिवीक्षण किया जाता है और उनको कम किया जाता है। व्यक्ति के लिए उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे कि हृदय गति या मस्तिष्क की गतिविधि, इनका फीडबैक दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि आपकी यह गतिविधि अभी नुकसानदायी हो सकती है। इस विधि को 3 चरणों में किया जाता है। पहला चरण है शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया के प्रति जागरूक करना। व्यक्ति को एक लैब के अंदर एक बायोफीडबैक मशीन के साथ बिठा दिया जाता है आराम से और उसको जागरूक कराया जाता है। उसको बताया जाता है कि यदि आप तनाव परिस्थिति में हैं तो कैसे इस मशीन, कैसे इस टूल में लाल निशान या खतरे की तरफ आप जा रहे हैं, कैसे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि यदि आप
विश्रांति स्थिति में आते हैं, अपने चित्त को शांत करते हैं, अपने शरीर को शांत स्थिति में रखते हैं, तो आप हरे सिग्नल की ओर, ग्रीन सिग्नल की ओर जा रहे हैं, जो यह बताता है कि आप अभी अच्छी स्थिति में हैं। तो पहले व्यक्ति को जागरूक करना। दूसरा चरण है शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को नियंत्रित करना सीखना। उसको बताया जाता है व्यक्ति को कि कैसे वो अपनी बायोफीडबैक को नियंत्रित कर सकता है। उसके श्वास की गति तेज हो रही है या उसके हृदय की धड़कन तेज हो रही है, रक्तचाप उच्च हो रहा है, तो उसको नीचे करना उसको सिखाया जाता है, नियंत्रित करना सिखाया जाता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वह है लैब के अंदर सीखे हुए कौशल को, नियंत्रण को दैनिक जीवन में स्थानांतरित करना। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। अगली तकनीक है सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षण। इस तकनीक के अंतर्गत हम यह जान लें कि यह एक आत्मनिष्ठ अनुभव है, मतलब ये मेरा अपना अनुभव है। यह जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूँ उसी तरह से कोई अन्य व्यक्ति भी करेगा। तो यह आत्मनिष्ठ अनुभव है और इसमें एक प्रतिमा का या फिर कल्पना का उपयोग करना होता है। कल्पना करने के लिए वास्तविकता के अनुकूल एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। वह ज़्यादा ऐसा ना हो, विचलित ना हो, जो हमारी वास्तविकता से ज़्यादा विचलित ना हो। वास्तविकता के करीब एक लक्ष्य निर्धारित करें। मन को शांत रखें, शरीर को विश्राम अवस्था में रखें और आंखें बंद रखें। इससे कल्पना को वास्तविकता में परिवर्तित करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगली तकनीक है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें। इन तकनीकों का उपयोग व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध तैयार या संचारित करने के लिए किया जाता है। व्यक्ति को दबाव आने से पहले ही तैयार यदि कर दिया जाए तो वह व्यक्ति दबावपूर्ण परिस्थिति में अच्छे से उससे निपट सकेगा। इसके लिए नकारात्मक और अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक और विवेकी विचारों को स्थान दिया जाता है। इस विधि को हम 3 चरण में कर सकते हैं। सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं। दबाव और दबाव से सामना करने के व्यक्ति के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसके बाद दबाव न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है यह उसे सिखाया जाता है और फिर उसके बाद उसका अनुप्रयोग तथा अनुवर्ती कार्य होता है, फॉलोअप किया जाता है। दबाव प्रबंधन हेतु अगली तकनीकें हैं व्यायाम तकनीकें। आजकल के शोध यह बताते हैं कि व्यायाम से हमारे शरीर को किस तरह के लाभ मिल सकते हैं। यह बात प्रचलित है, यह बात हम जान रहे हैं कि व्यायाम से हृदय की दक्षता में सुधार होता है, फेफड़ों के प्रकारों में वृद्धि होती है, रक्तचाप में कमी आती है, रक्त में वसा की कमी होती है। व्यायाम के प्रकारों में टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना आदि शामिल हो सकता है। पर ध्यान रहे व्यायाम को 3 हिस्सों में करने की आवश्यकता होती है। व्यायाम के पहले की तैयारी, जिसे हम आमतौर पर वार्म अप बोलते हैं, फिर व्यायाम करना और उसके बाद कूल डाउन, सामान्य होना। ये तीनों चरण सम्मिलित होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम का उन्नयन। इस भाग में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए सकारात्मक स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम का उन्नयन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व की। कोबासा द्वारा किए गए अध्ययन में यह पता चला कि कुछ लोग उच्च दबाव किंतु निम्न स्तर पर रोग वाले होते हैं। यह एक अनोखी स्थिति है। पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि यदि आपका दबाव ज़्यादा है तो संभावना है कि आपको रोग होने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे पाए गए अध्ययन में कि उनमें दबाव भी अधिक था लेकिन रोग भी उनमें कम थे। दबाव ज़्यादा और रोग कम थे। इस तरह के व्यक्तियों में 3 मुख्य बातें पाई गईं और इन 3 गुणों को समग्र रूप से दृढ़ता, हार्डीनेस कहा गया। उन गुणों की हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, यह व्यक्ति
अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अनुभव करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास ढेर सारे कार्य हैं, यदि आप अपने कार्यों के प्रति कमिटमेंट, प्रतिबद्धता का भाव रखते हैं। दूसरा, यदि आपको यह बोध है, यह भाव है कि आप अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रण कर सकते हैं, जीवन पर आपका नियंत्रण है, नियंत्रण बोध है, तो निश्चित रूप से जानिए कि आप तनाव का सही ढंग से प्रबंधन कर पाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, चुनौती, परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से लेना। कोई भी परिवर्तन जो भी हमारे सामने आ रहा है वह हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ हमें देकर जाता है, हमें उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब हम बात कर सकते हैं जीवन कौशलों की। कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनके सहयोग से, जिनके माध्यम से हम अपने सकारात्मक स्वास्थ्य का उन्नयन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आग्रहीता, असर्टिवनेस की। 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सबमिसिवनेस, असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस। एक तरफ देखा जाए तो सबमिसिव व्यक्ति जो होता है वह अपने अधिकारों का भी उपयोग किसी और को बड़े आसानी से करने देता है। एग्रेसिव व्यक्ति दूसरे के अधिकार छीन लेता है, दूसरे के क्षेत्र में वह प्रवेश करता है। जबकि असर्टिव व्यक्ति, आग्रहीता वाला व्यक्ति ना किसी और के क्षेत्र का उल्लंघन करता है और ना ही अपने क्षेत्र का उल्लंघन किसी और को करने देता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपनी आवश्यकताओं का और अपने विचारों का स्पष्ट और विश्वास के साथ अभिव्यक्ति कर पाते हैं। यदि कोई कार्य पसंद नहीं है या उन्हें लगता है कि यह कार्य उपयुक्त नहीं है तो उस निवेदन को वो अस्वीकार कर सकते हैं, अपने मत को निसंकोच रूप से व्यक्त कर देते हैं, अपने संवेगों को, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक असर्टिव व्यक्ति अपने तनाव का आसानी से प्रबंधन कर सकता है। अगली तकनीक या अगला पक्ष है समय का प्रबंधन करना। हम देखते हैं, दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का अच्छी तरीके से प्रबंधन कर लेते हैं वह तनाव से, दबाव से मुक्त होते हैं। समय की योजना बनाना, क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है यह जानना, अपना समय उन कार्यों में लगाना जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं। समय प्रबंधन के क्षेत्र में हम 2 बातें और करते हैं, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। क्या हमारे लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखने में यह आता है कि हम अक्सर तात्कालिक जो मांग होती है, अर्जेंट जो डिमांड होती है, उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं और कई बार हमसे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य छूट जाते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए दबाव से मुक्त रहने के लिए, सकारात्मक व्यवहार के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि वह अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, तात्कालिक और महत्वपूर्ण दोनों के बीच में समन्वय के साथ चले। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं, वह है सविवेक चिंतन, रैशनल थिंकिंग। यह पाया जाता है कि कुछ लोग इर्रेशनल, अविवेकी चिंतन में लगे रहते हैं। यदि हम विकृत चिंतन, अविवेकी व्यवहार को चुनौती दें तो हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जो लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं उनके अंदर एक धारणा होती है कि मैं मूल्य विहीन हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ खास कर नहीं सकता हूँ। यह एक अतार्किक विचार है, यह एक अविवेकी विचार है। इसको चुनौती दी जा सकती है। इसको चुनौती देने के लिए आप उस व्यक्ति से पूछिए कि क्या आपको ही ऐसा लगता है, या आपके बारे में आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके बॉस को, आपके जीवन साथी को या आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगता है। और हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में यदि कुछ नकारात्मक है तो बहुत सारा कुछ सकारात्मक भी है और इस तरह से नकारात्मक विचारों को निकालना होता है और
सकारात्मक विचारों का कथन करना होता है। अगला क्षेत्र है जिससे हम सकारात्मक स्वास्थ्य में उन्नयन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जीवन गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, वह है संबंधों में सुधार। हमारे आपसी संबंध, वो हमारे रिश्तों के संबंध हो सकते हैं, वो हमारे मित्रों के संबंध हो सकते हैं, वो हमारे कार्यस्थल के संबंध हो सकते हैं। और संबंधों में सुधार करने की जो की है, कुंजी है, वह है संप्रेषण। तो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन। इसके लिए 3 आवश्यक कुशलताएं हैं, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पहला तो है दूसरे को सुनना। हम अक्सर अपनी बात सुनाने में लगे रहते हैं। हम अक्सर सिर्फ मैंने क्या किया, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या महत्व देता हूँ, इसकी बजाय हम दूसरे को भी सुनना सीखें। अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, दूसरे को सुनना सीखें, अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना सीखें और दूसरे के मत, खास तौर से वो मत जो आपसे भिन्न हैं, उनको भी स्वीकार करना सीखें, उनको भी महत्व देना सीखें। अगला पक्ष है स्वयं की देखभाल करना। अपने आप को स्वस्थ रखना, दुरुस्त रखना एवं विश्रांत रहना दबाव का सामना करने में सहयोगी है। हमारा श्वसन प्रारूप हमारे मन और संवेगों को परिलक्षित कर देता है। दबाव परिस्थिति में हमारा श्वसन तीव्र होता है, जबकि हम शांत होते हैं, जब रिलैक्स होते हैं, विश्रांत अवस्था में होते हैं, तो हमारा श्वसन मंद होता है। इसके साथ साथ हमें वातावरणीय दबावों के प्रति भी सचेत होने की आवश्यकता है। अगला पक्ष है असहायक आदतों पर विजयी होना। इनमें 3 पक्षों पर मैं चर्चा करूंगा। एक है पूर्णतावाद, दूसरा है परिहार और तीसरा है विलंब। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, हर काम बढ़िया करना। कई बार लोग कहते हैं, जो लोग वास्तविकता के अनुसार कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि हम अक्सर सर्वश्रेष्ठ पाने के धुन में श्रेष्ठ को भूल जाते हैं। अच्छा श्रेष्ठ सबसे अच्छा बिना त्रुटि का इस कार्य में लगे रहते हैं और इस बात का दबाव हम लेते रहते हैं। दूसरी आदत है परिहार। इसमें व्यक्ति समस्या स्वीकार करने या सामना करने से नकार देता है उसको, वह स्वीकार ही नहीं करता, वह मानता ही नहीं है कि यह समस्या है। एक तीसरी तरह की गलत आदत है विलंब करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, टाल देना। आज जो काम करना है उसको कल पे टाल देना, और ऐसे करते 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 हमारे पास ढेर सारा कार्य इकट्ठा हो जाता है और फिर वह हमें तनाव देता है, वह हमें दबाव देता है। चलिए सकारात्मक स्वास्थ्य संबंधित कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। पहली बात, हमारा आहार, हमारा खान पान। ध्यान रखिए, दिन में कम से कम 3 बार भोजन ग्रहण करें। 3 से ज़्यादा बार भी आप ग्रहण कर सकते हैं, 4 बार या 5 बार। संतुलित मात्रा में लें, विविध तरह के आहार लें। आहार का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। सक्रियता का स्तर क्या है आपका? क्या आप कुर्सी पर बैठे रहने वाले कार्य करते हैं, या आप ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आप अपने शरीर को ज़्यादा सक्रिय रखते हैं? आपकी आनुवांशिक प्रकृति क्या है, जलवायु क्या है, तथा आपका स्वास्थ्य संबंधी इतिहास क्या है, उसके अनुरूप हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। अगला क्षेत्र है व्यायाम का। व्यायाम पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। अगला क्षेत्र है सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड। ध्यान रखिए, यदि आप वास्तविकता का सही प्रत्यक्षण करते हैं, वास्तविकता का सही आकलन करते हैं, तो यह सहायक होगा आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए। जीवन में उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व की भावना रखनी होगी। भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना होगा। साथ ही साथ सफलता का श्रेय और असफलता की जिम्मेदारी, इन दोनों को स्वीकार करना आना चाहिए। खुले विचारों वाला व्यक्ति होना चाहिए।
इनको हम समग्र रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत हम मान सकते हैं। अगला तथ्य है सकारात्मक चिंतन। व्यक्ति आशावादी हो सकता है, व्यक्ति निराशावादी हो सकता है। यह देखा गया है जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वह दबाव का सामना आसानी से कर लेते हैं। निराशावादी व्यक्ति चारों तरफ समस्या 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 को देखते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दबाव का सामना करना आसान नहीं होता है। अगला पक्ष है सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट। यह देखा गया है जिन व्यक्तियों के पास सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट होता है, वे व्यक्ति दबाव का सामना आसानी से कर पाते हैं। सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट को हम 3 तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला है मूर्त अवलंब। इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु या कोई घटना के रूप में हम उस व्यक्ति को मदद दे देते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास नोट्स नहीं हैं, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो दूसरा मित्र उसको नोट्स बनाने में मदद कर सकता है या उसको नोट्स दे सकता है, मूर्त रूप में उसको सहयोग देता है। दूसरा ये हो सकता है सूचना अवलंब, इंफॉर्मेशन का सपोर्ट देना, ये बताना कि आप अपनी समस्या से इस तरह से निपट सकते हैं या आपके लिए जो आवश्यक है उसकी उपलब्धता इस स्थान पर हो सकती है। और तीसरा सहयोग हो सकता है सांवेगिक अवलंब, इमोशनल सपोर्ट। एक व्यक्ति को सांवेगिक अवलंब या सांवेगिक सहयोग अपने साथी से, अपने सहकर्मी से या अपने मित्र से मिले तो वह व्यक्ति दबाव का सामना आसानी से कर पाएगा। तो छात्रों, इस भाग में हमने सकारात्मक स्वास्थ्य, दबाव का सामना कैसे करें, क्या हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी हो सकती हैं, क्या वह कार्य पर आधारित होंगी या फिर हमारी भावनाओं पर आधारित होंगी, हमारे इमोशंस पर आधारित होंगी, या फिर हम समस्या को फोकस करके कोई रणनीति तैयार कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं जैसे कि असर्टिवनेस किस तरह से हमें सहयोगी हो सकती है, इसके बारे में हमने जाना, समझा। उम्मीद करता हूँ कि इस भाग से आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और दबावों का प्रबंधन आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।